दोस्तों, अयोध्या में एक फूल बेचने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की की जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। 40 किलोमीटर दूर से वो रोज फूलों का गट्ठर लेकर बसों के धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या पहुंचती है और लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती थी और उसके बाद शाम को फिर बसों के धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचती है और इस तरीके से वो अपने परिवार के 7 लोगों का पेट पालती थी। दोस्तों, एक दिन वो सरयू नदी में स्नान करने वालों के पीछे अपने फूल लेकर दौड़ रही थी उनको बेचने के लिए। तभी वो एक लड़के का चेहरा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो उस लड़के से छुप जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो लड़का स्नान करने के लिए नदी के अंदर घुसता है और सरयू नदी के तेज बहाव में गहराइयों में जाता है, तो दोस्तों उस लड़की की चिंता बढ़ जाती है। वो उसको रोकना चाहती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका वो पति होता है जो पिछले 4 सालों से उस लड़की को छोड़ रखा था। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सटे सुल्तानपुर जिले की उस लड़की का नाम कविता होता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम कविता होता है, लड़के का नाम दुर्गेश होता है। दोस्तों, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ गई है। तो ऐसे में एक लड़का जिसका नाम दुर्गेश होता है, वो अमेठी जिले का रहने वाला था। अयोध्या से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर होता है। नई कार लेता है और खुद और 3 दोस्तों के साथ अयोध्या दर्शन करने का प्लान बनाता है। दोस्तों, 20 फरवरी 2024 के दिन सुबह सुबह अयोध्या के लिए निकलते हैं और उसके बाद उनका प्लान होता है कि पहले जाएंगे सरयू जी में स्नान करेंगे और उसके बाद अयोध्या में घूमेंगे। इसी बहाने वो जो नई गाड़ी लिया था उसका पार्टी वगैरह भी करने का मन था। ये चारों दोस्त जब अयोध्या में पहुंचते हैं, गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक पहले वो सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ में जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं, जैसे कि पैसे मांगने वाले, पूजा कराने के लिए पंडित जी लोग और इसके अलावा फूल बेचने वाले भी लोग उनके पीछे लग जाते हैं। दोस्तों, जो कविता होती है वो भी उसी घाट पर फूल बेचा करती थी। वो जब दुर्गेश और इनके दोस्तों को देखती है तो इनके पीछे लग जाती है कि साहब फूल ले लो, भैया फूल ले लीजिए, सरयू माता में अर्पित कर दीजिए, आप सुखी रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपके माता पिता सुखी रहेंगे, आपको सरयू माता आशीर्वाद देंगे। इस तरीके से जब वो उसके एक दोस्त के पीछे पड़ जाती है तो उसका दोस्त रुक जाता है। वो उससे कहता है कि कितने का फूल आप दे रही हैं? दोस्तों, कागज की प्लेट में थोड़ा सा फूल रखी हुई थी। वो बोली, सर ये 20 रुपए का है। तो बोलता है, ऐसे ऐसे मुझे 4 जगह दे दो। अब वो फूल निकाल रही थी तो कविता से कहता है कि फूल पत्ती डालना सरयू जी में अलाउ है क्या? वो बोलती है, हाँ भैया अलाउ है। दोस्तों, हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन उसे फूल बेचना था, यही उसकी रोजी रोटी थी, तो कहती है हाँ भैया अलाउ है। अब वो अपने दोस्तों का आवाज लगाता है कि अरे भाई फूल तो ले लो यार। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और कविता उनमें से दुर्गेश का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसको देखते ही वो गायब हो जाती है, छुप जाती है और दुर्गेश भी उसका चेहरा देखता है तो भी हैरान रह जाता है। वो 20 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था, नदी के एकदम किनारे पहुंच चुका था। वो तुरंत वापस आता है और उसको कविता को उसकी नजरें ढूंढने लगती हैं, लेकिन कविता जो है वो फूल देने के बाद गायब हो चुकी थी। अब उसका दोस्त जो है जेब से 100 रुपए निकालता है और जब देने लगता है तो देखता है कि कविता वहां से गायब थी। वो कहता है, अरे यार ये फूल देने वाली कहाँ चली गई? बताओ, पैसे लेना भूल गई। अब जब दुर्गेश होता है उसे लगता है कि यार ये कविता थी या आंखों का कोई भ्रम था या कोई आंखों का धोखा था। वो फिर भी उसको इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कविता कहीं नजर नहीं आती। वो कहता है, यार अरे उसको ढूंढो, उसको पैसे दे दो। तो उसका दोस्त कहता है, यार यही खड़े रहो, 5 मिनट बाद उसको याद आएगा तो आ ही जाएगी। वो लोग 5 मिनट इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत ही बेसब्री से दुर्गेश उस लड़की को इधर उधर देखता है। लेकिन दोस्तों, सैकड़ों लोगों की भीड़ में वो भी तब जब कोई आपसे छुप रहा हो, किसी को ढूंढना कहाँ मुमकिन है। कविता वहां से जा चुकी थी और उसके बाद एक दोस्त कहता है, अरे चल ना यार, 80 रुपए की तो बात है, उसे याद आएगा तो आ जाएगी, चल स्नान करते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद वो लोग अपना कपड़ा निकालते हैं, एक तख्त पर रख देते हैं और ये चारों दोस्त सरयू में स्नान करने के लिए
उतर जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के अंदर जोश खरोश कुछ ज्यादा ही था। ये धीरे धीरे और गहराइयों में चले जाते हैं, क्योंकि किनारे जो पानी था वो लोगों के हलचल से थोड़ा मटमैला हो चुका था, तो साफ पानी में जाकर नहाना चाहते थे, लेकिन पानी का बहाव तेज था। और दोस्तों ये सब जो कविता थी वो वहां से उनके और पास आती है और छुपकर दुर्गेश को निहारने लगती है, क्योंकि 4 साल बाद उसको देख रही थी। दोस्तों दुर्गेश को देखती है, छाती भर पानी में वो चला जाता है। तो जैसे होता है कि अपनों के लिए चिंता होने लगती है, यही हाल कविता का भी होने लगता है। वो दुर्गेश को लेकर चिंता करने लगती है और तभी एक लड़के से कहती है कि इधर आ बाबू, उन लोगों को बोल दे कि ज्यादा पानी में ना जाएं, पानी का बहाव ज्यादा है, वो लोग किनारे पर ही नहाएं। दोस्तों वो लड़का जोर से कहता है, वो कहता है भाइयों इतनी गहराई में मत जाओ, नदी का बहाव तेज है। तो कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं उसकी बात सुनकर, लेकिन दुर्गेश जो है वहीं के वहीं खड़ा रहता है, बल्कि वो और गहराई में जाता है। अब लड़का तो बोलकर चला जाता है, लेकिन जो कविता थी उसकी टेंशन बढ़ जाती है। वो खुद गांठ भर पानी में चली जाती है और जोर से दुर्गेश को आवाज लगाती है कि आपको मना किया जा रहा है, तो आप इतने पानी में क्यों जा रहे हो। दोस्तों जब दुर्गेश कविता की तरफ देखता है, उसका चेहरा देखता है, गांठ भर पानी में खड़ी होकर वो एक सामान्य सी साड़ी पहने हुए दुर्गेश को और गहराई में जाने के लिए मना कर रही थी। दोस्तों दुर्गेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको देखकर कविता भी रोने लगती है और रोधे हुए गले से कहती है कि आप और इधर आ जाओ ना, उतनी गहराई में क्यों जा रहे हो नहाने के लिए। दोस्तों अब बहुत सारे लोग यूं तो कविता को देखने लगते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं वो भी कविता की तरफ देखने लगते हैं। दोस्तों जिस पत्नी को दुर्गेश 4 सालों से छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, अभी भी उस पत्नी के दिल में दुर्गेश के लिए इतना प्यार था, ये देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख उसके दोस्त जो है वो घबरा जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको संभालते और कहते हैं यार ये तो फूल वाली है, इसे तू जानता है क्या, कौन है ये। तो कहता है कि यार यही तो मेरी पत्नी है, जिससे मैं 4 सालों से अलग रह रहा हूँ, 4 सालों के बाद मैं इसे देख रहा हूँ। तो एक दोस्त कहता है अरे यार मैं तो सोच रहा था कि ये अपने पैसे मांगने के लिए आ रही है और इस तरीके से कह रही है। दोस्तों वो कहता है नहीं यार, ये मेरी पत्नी ही है जो फूल बेच रही थी। अब दोस्तों उसके दोस्त भी हक्का बक्का रह जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कविता को देखते हैं, एक सामान्य सी साड़ी पहने हुए घुटने भर पानी में खड़ी थी। एक के मुंह से निकलता है कि अरे यार भाभी जी हैं। दोस्तों वो वहां से आता है, तो कविता भी रो रही थी, उसको संभालता है, कहता भाभी जी मत रो, देखो यहाँ पर इतने लोग हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों सैकड़ों लोगों की भीड़ में इनकी एक अलग ही कहानी हो गई। वो उसको संभालता है और उसके बाद दुर्गेश को बुलाता है, बोलता है यार चला यार किनारे आ जा, बाद में नहा लेना। दोस्तों वो लोग दुर्गेश को लेकर आते हैं, कविता उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तो उसके बाद ये लोग उन दोनों को समझाते बुझाते हैं और समझाने के बाद चुप कराने के बाद कहते हैं भाभी जी अब आप भी चलिए स्नान कर लीजिए। लेकिन वो मना करती है, कहती है मैं तो सुबह ही आती हूँ तो यहाँ पर नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ही मैं फूल बेचती हूँ, तो मेरे कपड़े गीले हैं, मैं नहीं नहा सकती। दोस्तों वो नहीं नहाती, लेकिन ये लोग नहा लेते हैं। दोस्तों उसके बाद दुर्गेश और कविता का घुटने भर पानी में तमाम फोटो ये लोग खींचते हैं दुर्गेश के मोबाइल से, और उसके बाद ये लोग नहा के बाहर निकलते हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं। तभी एक 12-13 साल का लड़का आता है और कविता से कहता है दीदी दीदी फूल खत्म हो गया है, दो ना, 3-4 लोग वहां पर हैं, उनको मैं ले जाके फूल बेचूं। दोस्तों कहती है कि जा बाबू उधर पन्नी में है, उसमें से ले ले। दोस्तों उसके बाद वो लड़का चला जाता है। अब ये लोग कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद एक दुकान पर जाते हैं चाय नाश्ता करने के लिए, जो कि नए घाट पर ही एक होटल सा था। वहां पर एक कोने में बैठ जाते हैं और वहां पर बैठने के बाद चाय वगैरह पीते हैं। दुर्गेश जो है कविता से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है, तुम ये कब से काम कर रही हो, क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारे घर में सारे लोग कैसे हैं। उसके बाद दोस्तों जो कविता कहानी सुनाती है उसको सुनने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों फरवरी 2019 में दुर्गेश और कविता की शादी हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही दोनों पक्षों में बारातियों और घरातियों में मारपीट हो जाता है। मारपीट इतना भयंकर होता है, डीजे पर डांस को लेकर शुरू हुआ मामूली सा झगड़ा धीरे धीरे एकदम विकराल रूप ले लेता है। दोनों पक्षों को चोटें लगती हैं,
कविता के घर वालों को, गांव वालों को और दुर्गेश के घर वालों को और बारातियों को। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि शादी किए बिना ही बारात लौटने वाली थी, लेकिन जब कुछ समझदार लोग बीच में पड़ते हैं तो किसी तरीके से शादी होती है। लेकिन शादी के बाद जब कविता अपने ससुराल जाती है तो दुर्गेश के घर पे उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार थी। शादी के अगले ही दिन से उसकी माता, उसके पिताजी, उसकी बहनें उसको ताने देना शुरू करती हैं। तरह तरह के इल्जाम जो है उसके घर वालों पर लगाने लगते हैं। एक हिसाब से उस गांव का बदला कविता से ये लोग लेने लगते हैं, जिसको सुनते सुनते कविता तंग आ जाती है, लेकिन किसी तरीके से उस घर में रहती है क्योंकि जो दुर्गेश था वो कविता से प्यार करता था और इसीलिए वो वहां पर अपने ससुराल में 6 महीने तक सबकी बातें सुनती रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। दुर्गेश की मेडिकल स्टोर की दुकान थी, अच्छी खासी चलती थी, बहुत सारे पैसे थे, एक हिसाब से वो लोग अमीर थे। और कविता के पिताजी मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। कविता बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन वो गरीब थी तो इसीलिए उसे 2 के बजाय 10 बातें सुनाई जाती थी। अब दोस्तों 6 महीने बीत गए। इस बीच में 1-2 बार कविता अपने मायके गई, ससुराल आई, लेकिन 6 महीने के बाद जब वो अपने मायके जाती है तो उसको फिर कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई लेने ही नहीं गया। दुर्गेश को भी मना कर दिया गया कि अब वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, तुम्हारी शादी होगी। संदेशा भिजवा दिया कि भाई तुम अपनी लड़की का देख लो, हम अपने लड़के का देख लेते हैं, अब ये रिश्ता नहीं चलने वाला। अब दोस्तों 6 महीने बाद उसके पिताजी भी, जो कि मुंबई में काम करते थे, वही एक इकलौते उस परिवार के पालन करता थे, उनकी जो है एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और इस वजह से पूरा परिवार समझो अनाथ हो जाता है। उस परिवार में अब उसके दादा दादी, उसकी माता, उसकी बहन जो कि 18 साल की थी और जिस समय उसकी शादी हुई थी कविता की वो 21 साल की थी, और उसके 2 भाई, एक 12-13 साल का और एक 8 साल का, कुल मिला के 7 लोग थे। लेकिन उसके पिता की मौत के बाद दोस्तों कोरोना काल भी आ जाता है। इन लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है, इतनी बदतर स्थिति हो जाती है कि लोगों के जीने खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। सरकार राशन देती थी, लेकिन उस राशन के अलावा भी बहुत सारे खर्चे थे। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त गरीबी आ गई। कविता क्या करती, उस घर की सबसे बड़ी वही लड़की थी। दोस्तों वो दिन रात चिंता में रहने लगती है कि अपने परिवार का कैसे पेट पालें। उसकी माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन उससे गुजारा करना नामुमकिन था। और इधर जो उसके ससुराल में जिसका पति होता है, जो दुर्गेश होता है, वो एक और मेडिकल स्टोर खोल लेता है, क्योंकि उसने भी मेडिकल की पढ़ाई कर रखी थी। मेडिकल स्टोर खोल लेता है, उसके अभी मेडिकल स्टोर अच्छा खासा चलने लगता है। एक उसके पिताजी चलाते थे, एक वो चलाने लगता है। तो उन लोगों का तो ठाठ था, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इधर जो है कविता की हालत खराब हो जाती है। अब दोस्तों 2022 आ जाता है, आखिरी महीना चल रहा था, तभी जो है कविता के घर पर एक व्यक्ति ऐसे ही चला जाता है जो कि अयोध्या से घूम कर गया हुआ था। तो कविता ने अपने नल पर बहुत सारे फूल लगा रखे थे, वो सारे खिले हुए थे। दोस्तों वो व्यक्ति उन फूलों को देखकर कहता है कि अरे यार, अयोध्या में इतने महंगे फूल हैं कि अगर इतने ही फूल वहां पर ले जाकर बेच दो तो कम से कम 5000 रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों वो कहकर तो चला गया, लेकिन कविता के दिल में ये बात बैठ गई। वो अगले दिन सुबह सुबह सारे फूल तोड़ लेती है और अपने एक छोटे भाई को, जो कि इस समय 10-11 साल का हो चुका था, उसको लिवाकर अयोध्या चली जाती है सरकारी बस पकड़ के, और वहां पर जाती है घाट पर। दोस्तों लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी जो 10-15 किलो फूल थे उसको उसने 2000 रुपए में बेचा। शाम को आई तो बड़ी खुश हुई, और उसके बाद लेकिन जो घर पे जो फूल थे वो सारे खत्म हो चुके थे। उसने पता लगाया कि फूल कहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों उसका एक भाई था जो उसकी उम्र 15-16 साल की हो चुकी थी, वो गया मंडी में पता लगाने कि फूल कहाँ मिलता है। दोस्तों उसके बाद रोज वो 20 किलो 25 किलो फूल खरीद के लाता, और इधर जो कविता थी उसका छोटा भाई था, ये लोग उन फूलों को बस पर लादते और उसके बाद सुल्तानपुर से जाकर अयोध्या में बेचते थे। तो 1 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से और लोग आने लगे, तो इनके फूलों की और खपत बढ़ गई, 10 किलो और फूल बेचने लगे। दोस्तों ये लोग 1500-2000 रुपए का फूल जो खरीदते थे वो अयोध्या में ले जाकर भाई बहन 3000-3500 रुपए में बेच देते थे, और सब कुछ काट कर 1000 रुपए रोज का बच जाता था। लेकिन इसके लिए लोग सुबह 5 बजे उठते थे और शाम को घर पे
6-7 बजे पहुंचते थे, लेकिन फिर भी जो है इन परिवार का पेट पलने लगता है। दोस्तों, यही सब करके उस परिवार का गुजारा हो रहा था। कविता बहुत ही खूबसूरत थी, तो जमाने की नजरों से बचने के लिए वो खुद को बहुत सामान्य दिखाती थी, नॉर्मल सी साड़ी पहनती थी। 25 साल की उम्र में वो खुद को 45 साल की तरह रखती थी और अपने भाई को भी अपने साथ में रखती थी, ताकि उसे कोई कुछ कह ना पाए, ताकि रास्ते में भी उसको कोई परेशान ना करे। और रोज की तरह उस दिन भी वो नदी पर फूल ही बेच रही थी, जब दुर्गेश को वो देखती है और दुर्गेश उसको देखता है। दोस्तों, अपनी कहानी बताने के बाद कविता रोने लगती है, दुर्गेश भी रोने लगता है। सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उसके दोस्त बोलते हैं दुर्गेश से कि बता यार, इसमें तू बता भाभी जी की कहाँ गलती है, इनसे कौन सी गलती हो गई जो इस तरीके से तुम लोगों ने इनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिए, तुम लोग इनको छोड़ दिए, क्या गलती है इनकी, तू बता। तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था, अपने बहनों को डांटना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी अच्छी लड़की को इस तरीके से छोड़ रखा है। वो लोग कहते हैं कि अब जो है आज से तू समझ जा, अब जो है भाभी जी को लेकर अपने घर चल। दोस्तों, जो सारे दोस्त थे उसके, कोई एमआर था, कोई मेडिकल का होलसेलर था, तो इस तरीके से वो भी अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन कविता जाने से मना कर देती है। वो बोलती है अपने परिवार का मैं ही पेट पालती हूँ, मैं ही पेट भरती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे जिएगा, मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है इस साल, तो अब मेरे परिवार का क्या होगा, मैं नहीं जा सकती। लेकिन जो उसके दोस्त थे उन्होंने कहा अब अपने परिवार की आप टेंशन मत लो, आपका जो भाई है 16-17 साल का हो चुका था, बड़ा वाला, उसको हम अपने पास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाभी जी इतना टेंशन मत लो, अब आप इतना मत सोचो, आपने बहुत मेहनत कर लिया, इतना तो कोई कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों, उसके बाद वो लोग और उस दिन अयोध्या रुक जाते हैं और दुर्गेश और उसका एक दोस्त कविता और कविता का भाई जो वहां पर था, ये चारों लोग जाते हैं सुल्तानपुर कविता के घर पे। जब उसके घर वाले देखते हैं दामाद जी को, हैरान रह जाते हैं, लेकिन वहां पर सारी बात पता चलती है कि ऐसी ऐसी बात है, लोग ऐसे ऐसे लोगों की मुलाकात हुई है। दोस्तों, उसके बाद एक तरह से वहां से नॉर्मल से उसकी विदाई होती है। वो लोग फिर अयोध्या आ जाते हैं। उसका दोस्त अपनी भी गाड़ी मंगा चुका था और फिर इन 2 गाड़ियों में ये सारे लोग बैठकर अमेठी दुर्गेश के घर जाते हैं। उसके घर वाले देख के हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब उसके दोस्त उसके पीछे खड़े थे, उन्होंने सबको समझाया। तो दुर्गेश अपने पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ, अपने दोस्तों को लाख लाख धन्यवाद देता है और उसके बाद ये दोनों पति पत्नी अब बहुत ही आराम से रह रहे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इनके जीवन में अब कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और ये कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।